हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो कर रहे थे उसके अंदर कर रहे थे कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो वो बिल जो है वह 4 तरीके का होता है। किस किस तरीके का बिल यहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल एक होता है, दूसरा मनी बिल होता है, तीसरा फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल, और चौथा बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम consolidated fund, consolidated consolidated fund of India। जनरली ये 4 तरीके का बिल जो होता है वह पार्लियामेंट में जो है रखा जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग आज क्या कर रहे हैं, मनी बिल को देखेंगे। मनी बिल, मनी बिल आर्टिकल 110 110 आर्टिकल 110 आपका मनी बिल जो है वह डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में। निकालिए सभी लोग, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयक की परिभाषा। मनी बिल का हिंदी होता है धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ it contains only provision dealing with all or any of the following matters namely। देखिए 110 में कह रहा है कि हम लोग जो मनी बिल को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसी को मनी बिल समझा जाएगा यदि उस बिल में नीचे जो बात लिखी हुई है उसमें से कोई एक या सभी तरह की बातें उसमें रहेंगी, किन्हीं एक विषयों से संबंधित या सभी विषयों से संबंधित बातें रहेंगी उस बिल में, तो उस बिल को मनी बिल समझा जाएगा। आर्टिकल 110। ओके, अब क्या क्या चीजें हैं देखिए हम लोग। सबसे पहले द इम्पोजिशन, मिला सबको 110? मिल गया ना? सुनिएगा, द इम्पोजिशन, एबोल्यूशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। यानी कि टैक्स जो हम लोग लेते हैं, सरकार जो टैक्स लेती है, उस टैक्स से रिलेटेड अगर कोई बात होगी, टैक्स का हम लोग लगाना होता है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, इंपोज करते हैं, किसी के ऊपर कोई चीज, किसी चीज के लिए टैक्स लगाते हैं तो टैक्स इंपोज करना। तो टैक्स का अगर इंपोजिशन हो रहा है या फिर क्या कर रहे हैं आप, रिमिट कर रहे हैं, टैक्स को घटा रहे हैं या कोई परिवर्तन कर रहे हैं टैक्स में, तो टैक्स से रिलेटेड जो बातें रहेंगी वह मनी बिल हो सकता है। ए नंबर में। बी नंबर में कह रहा है द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत सरकार द्वारा धन को उधार लिया जा रहा है, ओके, और बदले में क्या किया जा रहा है, कोई चीज गारंटी दी जा रही है, प्रतिभूति इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, प्रत्याभूति। अगर उसके विनिमय की बात हो रही है, ठीक है ना, अगर भारत सरकार जो लिया है उधार उसमें अगर किसी तरह के संशोधन की बात हो रही है, तो उधार लेने देने से जुड़ा हुआ जो भी मामला रहेगा वह धन विधेयक हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया जा रहा है। बी नंबर हो गया। सी नंबर, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। भारत की संचित निधि
या आकस्मिक निधि, इन दोनों निधियों से, ठीक है ना, अगर इसमें से पैसा निकाला जा रहा है या इसमें धन को जमा किया जा रहा है, यानी इसके रेगुलेशन के बारे में अगर कोई बात हो रही है उस बिल में, उसके अगर उसको बोलते हैं कि अगर कोई उसकी कस्टडी की बात भी हो रही है, उसमें उसके विरक्षा की बात अगर की जा रही है, तो वह जो है मनी बिल हो सकता है। 3 हो गया, सी नंबर हो गया। डी नंबर, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। हाँ, संचित निधि से धन का निकासी, विनियोग करना। बोले संचित निधि से जुड़ा हुआ जो धन का लेन देन है ना, वह हमारा क्या हो सकता है, मनी बिल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, ई नंबर, द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। अगर किसी एक्सपेंडिचर को, किसी व्यय को अगर भारत की संचित निधि पर हम लोग बर्डन दे रहे हैं, ठीक है ना, भारतीय व्यय घोषित कर रहे हैं कि यह इस पर ये चार्ज है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं अंग्रेजी में, चार्ज लिखा हुआ होगा आई थिंक, चार्ज, हाँ, संचित निधि पर भारित व्यय अगर उसको घोषित कर रहा है कि ये जो क्या क्या है संचित निधि से पैसा निकालने हैं, ये इस पर चार्ज समझते हैं आप लोग, चार्ज तो पढ़ाए हैं, मतलब सीआरपीसी का चार्ज नहीं। अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी में जितना पैसा बचा रहता है प्रॉपर्टी चार्ज कहलाता है। अगर उस पर कोई लोन आप उठाए हुए हैं तो उसको चार्ज कहते हैं, जानते हैं सब चीज ना। तो अगर इस तरह का कोई चार्ज है, ठीक है ना, या इस तरह के अगर आप एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, तो वह क्या होगा, आपका मनी बिल हो सकता है। द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द पब्लिक अकाउंट, बहुत सारी बात इसमें लिखा हुआ है। तो जनरली कंसोलिडेटेड फंड से जो जुड़ा हुआ अगर पैसे का कोई लेन देन है, ऐसे समझ लीजिए इस चीज को, वह मनी बिल के अंदर आ सकता है। उतना नहीं, उसको देखेंगे उसको, ठीक है ना। यही आपका है मनी बिल, जो इसका डिफिनेशन के अंदर है आपका सेक्शन 110 में। ओके, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, हाँ, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई, ध्यान सुनिएगा, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका फैसला कौन करेगा, तो कहता है द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑफ द, जिसको पीपल ऑफ द हाउस बोलते हैं, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शेल बी फाइनल। कोई बिल हम इंट्रोड्यूस किए और वो बिल मनी बिल है या नहीं है, अगर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वह यह डिसाइड करेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा कि हाँ यह मनी बिल है। ओके, ठीक है। और जब यह फैसला कर देगा कि यह मनी बिल है, अगर इस पर कोई क्वेश्चंस है, तो फिर वह मनी बिल की ट्रीट होगा। और मनी बिल पर राज्यसभा का जो पावर है, थोड़ा सा रिड्यूसिंग पावर है, बहुत कम पावर है राज्यसभा का। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलते चलिएगा। तो ये हो गया आपका मनी बिल। अब इसका बड़ा अच्छा चीज है, इसमें कुछ प्रोसीजर है, इसके प्रोसीजर को, जिस तरह प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है मनी बिल के लिए, वह आप लोग देख लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि पहला प्रोसीजर, मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूसेस इन द राज्यसभा। वह जब भी इंट्रोड्यूस होगा, जब भी आएगा, वह लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और जब लोकसभा में पेश होता है तो मतलब कि पास होने के बाद, आफ्टर ए मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। यहां पे सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है। अगर लोकसभा से मनी बिल पास हो गया है तो इसको रिकमेंडेशन के लिए क्या भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। क्लियर। अब राज्यसभा के पास देखिए क्या अधिकार, क्या क्या अधिकार है मनी बिल को लेके।
द राज्यसभा सेल विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर, ये याद रखिएगा आपको, 14 डेज। राज्यसभा जो है 14 दिन के अंदर, फ्रॉम किस डेट से 14 दिन, जिस दिन उसको रिसीट होता है, जिस दिन उसको क्या होता है, यह बिल जो है लोकसभा से भेजा जाता है उसको, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द बिल रिटर्न टू द बिल टू द लोकसभा विद इन द रिकमेंडेशन एंड द लोकसभा में देयर अपॉन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या करना होता है, अगर राज्यसभा में आ गया है तो राज्यसभा में 14 दिन के अंदर जो है उसको क्या करके, कुछ अगर कुछ रिकमेंडेशन किया है तो रिकमेंडेशन जो है उस 14 दिन के अंदर भेज देना है कि आप ये सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लीजिए, या जो भी रिकमेंडेशन है राज्यसभा का, जो भी रिकमेंडेशन है, अगर राज्यसभा उस पर कोई अपना राय रखनी चाहती है तो वो राय रख के वापस लोकसभा को भेज देगा, ठीक है। और लोकसभा के पास उसके बाद अधिकार होगा कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या फिर ना माने, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिएगा। अगर लोकसभा उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दिया है अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, द मनी बिल शैल डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस। रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया, रिकमेंडेशन मान लिया, मानने के बाद यह समझा जाता है कि यह राज्यसभा से भी पास हो गया, दोनों हाउस में यह पास हो गया। ओके, क्लियर? आनंद क्लियर? हाँ, तो आप लोग पढ़े हुए हैं तो इस चीज। तो अगर लोकसभा इसको एक्सेप्ट नहीं करती है रिकमेंडेशन को, इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू पास बोथ द हाउसेस, तब भी पास समझा जाएगा। ओके, और इसको माना जाएगा कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन के बिना इसको क्या हो गया, उसको सुझाव को माने बगैर जो बिल है यह पास माना जाएगा। तो दोनों कंडीशन में यह बोथ हाउसेस के द्वारा इसको पास समझा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब राज्यसभा एक काम और कर सकती है कि अगर 14 दिन के अंदर उसने नहीं भेजा, इफ ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, अगर राज्यसभा को भेज दिया गया है फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन द सेड पीरियड, यानी कि 14 डेज, within the said period of 14 days it shall be deemed to have been passed by both houses। क्लियर? दोनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से इसको क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा कि यह बिल जो है दोनों जगह पास हो गया, ठीक है। यही आपका मनी बिल का जो है क्या है, प्रोसीजर है। क्लियर? हाँ, एकदम आसान चीज याद रखिएगा, सेक्शन आर्टिकल 110 में है। अब मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या अंतर है, एक मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या अंतर आप लोगों को नजर आया? तो सबसे पहले जो है मनी बिल को पहला अंतर बोलिए, हाँ एक दो बोलिए, ठीक है। ठीक, तो पहला अंतर बताया, पहला अंतर यह है कि मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और आपका जो ऑर्डिनरी बिल है वह लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, कहीं भी पहले लाया जा सकता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, ठीक, एक मिनट, हम एक एक हम भी बोल देते हैं एक बार। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा इसने कहा क्या, इट कैन बी, मनी बिल के बारे में, मनी बिल जो है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मनी बिल को फिर जो है राष्ट्रपति जो है उसकी एसेंट मानी जाती है उसका,
फिर वो रोक नहीं सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है इसको, क्योंकि उसी के रिकमेंडेशन से आता है यह। तो जब भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वह प्रायर रिकमेंडेशन होता है प्रेसिडेंट का। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के मनी बिल नहीं आता है। कहां पे? लोकसभा में। और ऑर्डिनरी बिल जो होता है वह बिना रिकमेंडेशन के, प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के आता है, प्रेसिडेंट के पास बाद में जाता है, लास्ट में। पहले दोनों जब सभा में पास हो जाएगा उसके बाद वहां जाएगा उसके एसेंट के लिए, ऑर्डिनरी बिल में। ठीक है। तीसरा अंतर है मनी बिल में कि मनी बिल जो है वह राज्यसभा के द्वारा, ठीक है ना, अमेंड नहीं होता है और रिजेक्शन नहीं होता है। यानी दोनों चीजें नहीं होगी राज्यसभा में। मनी बिल इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ना राज्यसभा उसमें कोई सुधार कर सकती है ना उसको रिजेक्ट कर सकती है। वह केवल अपना उस पर सुझाव दे सकती है और सुझाव को मानना ना मानना वह लोकसभा के हाथ में है। बट ऑर्डिनरी बिल अगर है तो वह राज्यसभा के द्वारा क्या हो सकता है? अमेंडमेंट भी हो सकता है उसमें, और उसमें क्या हो सकता है? रिजेक्शन भी हो सकता है। मनी बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन का अधिकार है। इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। मनी बिल का केवल 14 दिन उसको क्या कर सकता है? डिटेन कर सकता है। और ऑर्डिनरी बिल को जो है 6 महीने तक रोका जा सकता है, 6 मंथ तक। इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सब चीज याद रखिएगा, ये सब मेंस में लिखना पड़ेगा। सिक्स मंथ तक उसको रोका जा सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो भी बात किए भी थे, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। मनी बिल ये रिजेक्ट होगा या अप्रूव्ड होगा, लेकिन वापस इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इसको कहे कि लेने के लिए। तो प्रेसिडेंट सिर्फ इनको रिजेक्ट किया कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं वापस भेज सकते हैं। और अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वह प्रेसिडेंट के द्वारा रिजेक्शन भी हो सकता है, उसका अप्रूवल भी हो सकता है और वापस भी किया जा सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। ऑर्डिनरी बिल पे प्रेसिडेंट साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल में वह केवल उनके पास दो ही अधिकार है, या तो अप्रूव्ड कर दे या रिजेक्ट कर दे। मनी बिल का एक और अच्छा चीज है, ठीक है, कि अगर मनी बिल केवल लोकसभा में पास है तो प्रेसिडेंट को ऑब्वियस बात जस्ट बोले हैं, राज्यसभा को अधिकार ही नहीं है। इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा। ठीक है ना, इसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जा सकता है जबकि केवल लोकसभा में ही पास हुआ है। ऑब्वियस सी बात है। बट ऑर्डिनरी बिल के साथ यह कंडीशन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल दोनों जगह से पास होगा तभी प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा, आफ्टर हैविंग अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस। ठीक, नेक्स्ट दोनों सदन के द्वारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता है इसमें। बात समझे? हम लोग ज्वाइंट सेशन जो बुलाते हैं, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं एक जगह पास हो गया और दूसरी जगह पास नहीं हुआ है तो हम उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। अगर दोनों हाउसेस अगर किसी चीज पर तुला हुआ है, ठीक है ना, तो फिर उस डिसएग्रीमेंट को का सॉल्यूशन क्या है कि आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। लेकिन मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा उस पर डिसएग्री जो है वो हो ही नहीं सकता है, उसके पास अधिकार ही नहीं है रूठने का। तो ये आपका दोनों बिल में क्या है, हमारा
डिफरेंसेस है मनी बिल में और ऑर्डिनरी बिल में। क्लियर? कोई दिक्कत?